Hello everyone, good afternoon. I am Shail, your educator on CSI Net Life Science category. और आज इस स्पेशल क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ेंगे। एक्चुअली थंबनेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन एक्चुअली आज की टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज की टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। एक सेकेंड ओके। सो आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो भी एक सेशन में ही कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन उस दिन यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए 2 सेशन हुआ है उसका, पार्ट 1 पार्ट 2 आप वो देख लेंगे। और आज यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन हम देखेंगे। ये टेक्निकल इशू या एक थंबनेल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है बनाने के टाइम में, इसलिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है हमारा 1 सेशन या मैराथन सेशन। सो आज की ये मैराथन सेशन में हम देखेंगे पूरा प्रोसेस ब्रीफली, ताकि आपको एक ही सेशन में पूरा ये प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन हो जाए। 1.5 आवर के आसपास की ये क्लास होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स, पहले थोड़ा सा 3-4 स्लाइड में इनके डिफरेंसेस को देखेंगे, उसके बाद वी विल जंप इनटू द होल प्रोसेस। सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहली बात तो यूकैरियोट्स में 5 तरह के पॉलीमरेज हैं, 1 2 3 4 5। 4-5 प्लांट्स में होता है, 1 2 3 हायर एनिमल्स में या यूकैरियोट्स में होता है, हायर यूकैरियोट्स में होता है। और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। देन आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 का रोल तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस में। आपको एक स्लाइड मिल जाएगी, आप वाले वीडियो को एक बार चेक कर लेंगे। वो एक स्लाइड आपको मैं उसमें मैंने इंकॉर्पोरेट किया है, जिसमें 1 2 3 का सारा फंक्शन है। पॉलीमरेज 1 2 3 ये दो तीनों कौन कौन से टाइप के आरएनए बनाते हैं, ये पूरा फंक्शन का लिस्ट है वहाँ पे। आप उसे एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। एंड उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को एक ही एक्स्ट्रा फैक्टर चाहिए होता है, विच इज़ कॉल्ड एज सिग्मा 70। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रमोटर स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो प्रमोटर स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं पॉलीमरेज के अलावा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये सेकेंड डिफरेंस है। देन यूकैरियोट्स में एक्चुअली में न्यूक्लियोसोम्स के फॉर्म में डीएनए होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है? सो डीएनए प्लस हिस्टोन्स जो होते हैं, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स। हिस्टोन ऑक्टामर्स क्या करते हैं? दे आर फाउंड 8 इन नंबर, और इसके ऊपर डीएनए को रैप किया जाता है। एंड रैप करने की वजह से जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है, दैट इज़ न्यूक्लियोसोम। सो जब हिस्टोन को के ऊपर डीएनए को रैप करते हैं, तब हमें मिलता है न्यूक्लियोसोम। एंड आपको पता होगा कि यूकैरियोट्स के केस में डीएनए जो होता है इन सेल्स, इट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसके बारे में अभी हमने बात की। क्या ये न्यूक्लियोसोम का 8 न्यूक्लियोसोम से, लेट्स सपोज यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, एंड इसके ऊपर डीएनए रैप होगा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3/4। इस तरह से 1 3/4 टर्न लेता है डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, एंड यहाँ पे एक क्लिप की तरह बाइंड हो जाता है H1, यहाँ पे सील कर देता है इस स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपको दिखाई देंगे, और जो डीएनए होगा वो ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक, फिर ऐसे यहाँ पे एक, ऐसे डीएनए दिखाई देगा। इसको बोलते हैं बीट्स, आपको पता होगा, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, and this is beads on a string structure. This beads on a string structure is called as a chromatin. So DNA यूकैरियोट्स में क्रोमैटिन होता है, जिसकी वजह से उस डीएनए को लूज करके उसे ट्रांसक्रिप्शन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? तो एक ही डीएनए होता है, CCC डीएनए। ये न्यूक्लियोसोम्स के फॉर्म में नहीं रहता है, तो ये आसानी से लूज हो जाता है, एंड इसके ऊपर आसानी से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। But in case of eukaryotes, because the DNA is present in form of chromatin, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन करना becomes very difficult, because of which we require some more special things like mediator complex and chromatin modifying enzymes, जो कि प्रोकैरियोट्स में ज़रूरत नहीं है। सो यूकैरियोट्स में क्या क्या चाहिए होता है? पूरा यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, एक प्रमोटर होगा, एक नहीं, प्रमोटर होंगे, और जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है वो होगा।
फिर इस प्रमोटर पे पॉलीमरेज बाइंड करेगा एंड जिस तरह से प्रोकैरियोट में सिग्मा फैक्टर बाइंड करता था सिग्मा 70, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स बाइंड करेंगे। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक बाइंड करता था सिग्मा 70, यहाँ पे बहुत सारे बाइंड करेंगे एंड ये बहुत सारे जो बाइंड करेंगे इन सब की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए यूकैरियोट्स में हमें और चाहिए होगा क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, जो कि डीएनए को क्रोमैटिन के फॉर्म से निकाल के लूज कर दें और उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सके, एज वेल एज जो ये फैक्टर्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में सिग्मा 70 था, बट यूकैरियोट्स में पूरा एक लिस्ट है, हम देखेंगे, जो कि पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। सो वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होता है मेडिएटर कॉम्प्लेक्स। सो मेडिएटर कॉम्प्लेक्स बेटर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। एंड क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, इसका भी ग्रुप है, ये सिर्फ एक टोटल नाम है क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, तो ये पूरे डीएनए को जिस एरिया में ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, जिस पोर्शन में डीएनए के या क्रोमैटिन के ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, वहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोन्स को लूज करता है ताकि जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी लूज हो सके एंड वहाँ पे आसानी से ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ये सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे पूरे टॉपिक में, अभी तो डिफरेंस देख लें। उसके बाद तीनों पॉलीमरेज की बात कर लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, सो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस राइबोसोमल आरएनए। आपको पता है 1, 2 एंड 3 RMT, ये बहुत बार मैंने बोला है। तो ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, कौन कौन से देख सकते हैं। इट सिंथेसाइजेस ए प्री rRNA विच इज़ देन प्रोसेस टू फॉर्म 18S, 5.8S एंड 20S। सो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एक लिस्ट बना लेते हैं। पॉलीमरेज 1 क्या क्या करता है, 18S, 28S एंड 5.8S, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस mRNA, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इट सिंथेसाइजेस mRNA सिंपली। देन पॉलीमरेज 3 क्या करता है, तो इट सिंथेसाइजेस tRNA एंड 5S rRNA। सो यहाँ पे देखते हैं 3 को लिख लेते हैं एंड लिखते हैं tRNA एंड 5S rRNA। इसके अलावा भी और भी फंक्शंस हैं इनके, जो कि आपको वो लिस्ट मिल जाएगी उस वाले वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2, उसमें वो स्लाइड है जिसमें कि इनके पूरे फंक्शंस हैं। सो पॉलीमरेज 1 क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस 18S, 28S एंड 5.8S। पॉलीमरेज 2 mRNA बनाता है एंड 3 tRNA एंड 5S rRNA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता दूं। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर CSI नेट एंट्रेंस एग्जाम। माय कोड इज शेल K10। आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता ही होगा अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप है, लर्नर्स ऐप, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूज़ कर सकते हैं। इन फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए भी आपको मेरा कोड चाहिए होगा शेल K10। So the free products are special classes, quiz and tests. So ये चीज़ें हैं फ्री प्रोडक्ट्स। स्पेशल क्लासेस क्या हैं, सो ऐप पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, ऐप पे स्पेशल क्लासेस होती हैं। मैं ऐप पे जब भी पढ़ाती हूँ इट इज़ ऑन 5 PM एंड आप मुझे चैनल पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे मैं नॉर्मल यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ 7 PM पे, जहाँ पे ट्रांसलेशन अभी पढ़ा रही हूँ। और वैसे स्पेशल क्लासेस होती है, मतलब कुछ स्पेशल सेशंस होते हैं। अभी स्पेशल सेशन है अभी का 1 o'clock का, इस तरह से आज रात में 9 बजे भी एक स्पेशल सेशन होगा। सो स्पेशल सेशंस में स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, लेकिन नॉर्मल क्लास जो मेरी होती है वो 7 PM पे होती है। इसी चैनल पे वो मेरी क्लासेस होती हैं। और ऐप पे आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जो कि लाइव होती हैं, फ्री होती हैं। आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्विज और टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा एंड आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देन अगर आपको मेरे फ्री क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पे और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे पसंद आती है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं खुद को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस एंड आइकॉनिक में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों की क्लासेस एक ही होती हैं, दोनों में लाइव क्लासेस चलती हैं। आप एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं अपनी क्लासेस में। टेस्ट सीरीज चलते हैं जिसमें आप इवेल्युएट कर सकते हैं खुद के प्रिपरेशन को। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल किया जाता है पूरे सिलेबस को। मतलब आपका एग्ज़ाम अगर लेट्स सपोज अभी एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, सो बहुत सारे बैचेस आएंगे जिनमें कि पूरा सिलेबस को ब्रीफली अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा
आप उन्हें अटेंड करके पूरा खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। उसी तरह से आइकॉनिक और प्लस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आइकॉनिक इज़ मोर बेनिफिशियल दैन प्लस। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपके ग्रोथ को पर्सनल लेवल पे चेक करेगा, एंड आपको स्टडी प्लानर सेशंस मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशंस और स्टडी मटेरियल्स। ये सारे बेनिफिट्स होंगे आइकॉनिक में। एंड प्लस में मैंने आपको बताया प्लस और आइकॉनिक में सिमिलैरिटीज, देन आइकॉनिक के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। देन देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस के बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक के बेनिफिट्स ये भी हैं एंड ये भी हैं, दोनों हैं आइकॉनिक के बेनिफिट्स। देन आपको करना क्या है, तो आप प्ले स्टोर में अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप यहाँ पे टाइप करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, अपना गोल डालेंगे CSR UGC नेट, एंड गोल डालने के बाद में आपको पूछा जाएगा सब्सक्रिप्शन किस टाइप का लेना है, तो आप टाइप करेंगे प्लस या आइकॉनिक सिलेक्ट करेंगे। प्लस या आइकॉनिक सिलेक्ट करने के बाद में आपको पूछा जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, एंड उसके बाद में आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे ड्यूरेशन और चार्जेस लिखे होंगे। आपको ड्यूरेशन और चार्जेस में से अपना ड्यूरेशन और चार्ज को सिलेक्ट करना है। जिस तरह से लेट्स सपोज 6 मंथ्स का आपको लेना है, तो आपको सिलेक्ट करना है 6 मंथ्स का ड्यूरेशन एंड चार्ज। ये होने के बाद में आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है और पेमेंट करना है। पेमेंट करने के टाइम में भी आपको मेरा कोड याद रखना है शेल K10 और इसे यूज़ करना है ताकि आपको 10% ऑफ मिले एंड बेनिफिट्स मिल सकें। सो यहाँ पे चार्जेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस की चार्जेस है, प्लस की चार्जेस है 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600 टोटल 1933 पर मंथ, एंड 12 मंथ्स का है 14500 टोटल 1208 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल 833 रुपीज़ पर मंथ। ये प्लस के चार्जेस हैं। यहाँ पे भी आपको मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, एंड आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। देन यहाँ पे आइकॉनिक के चार्जेस है। आइकॉनिक के चार्जेस हैं, एक सेकेंड में आपके मैसेजेस को अपडेट कर दूँ जो चैट बॉक्स में आप दे रहे हैं। अपडेट नहीं हो रहा है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे आइकॉनिक के चार्जेस है। 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल 3,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल 2,167 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल 1,875 पर मंथ। सो ये चार्जेस हैं आइकॉनिक के। एंड आइकॉनिक के चार्जेस में भी आपको जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो शेल K10 यूज़ करना है, एंड 10% आपको ऑफ मिलेगा, एज वेल एज आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट्स हैं प्लस एंड आइकॉनिक दोनों के। आपको दोनों में मेरा कोड यूज़ करना है ताकि मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ सकूँ दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, प्लस एंड आइकॉनिक के। सो ये थे अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें, एज वेल एज अगर आपको कोई भी एडुकेटर की किसी भी बात आपको इनअप्रोप्रिएट लगती है या कोई भी स्लाइड का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिलअप करके अनअकैडमी को इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप पहले होंगे इस इशू को रिपोर्ट करने वाले, सो यू विल गेट योर प्राइज, यू कैन क्लेम योर प्राइज एज वेल। सो अभी तक हमने बात की कि प्रो कैरेट और यू कैरेट के ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंसेस क्या है। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम बात करेंगे यू कैरेट के ट्रांसक्रिप्शन के डिटेल में, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक मिल जाए आसानी से और आपको बार बार प्ले लिस्ट में जाके देखना ना पड़े। सो लेट्स प्रोसीड। प्रो कैरेट्स के केस में जिस तरह से प्रमोटर के बारे में हमने बात की, उसी तरह से यू कैरेट के केस में भी हम प्रमोटर के बारे में बात करेंगे। एंड यू कैरेटिक प्रमोटर का मतलब क्या होता है, तो यू कैरेटिक प्रमोटर इज मोर इलेबोरेट, मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रो कैरेट प्रमोटर। ठीक है। सो यू कैरेटिक प्रमोटर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कोर प्रमोटर, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कोर प्रमोटर, यहाँ पे देखिए ये है हमारा कोर प्रमोटर का रीजन, ठीक है। और उसके बाद होता है रेगुलेटरी प्रमोटर, ठीक है। सो दो तरह के प्रमोटर होते हैं, कोर एंड रेगुलेटरी। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सो कोर प्रमोटर जो होता है वो एक्चुअली वो साइट होता है जहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड करता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सेवरल क्या बोल सकते हैं सेवरल प्रोटीन्स। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हेल्प करती हूँ आपको। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रमोटर, ठीक है, पॉलीमरेज एंड क्या होता है सिग्मा 70 सिग्मा फैक्टर। क्या क्या होता है प्रोकैरियोट में? जो प्रमोटर होता है
उसमें 2 एलिमेंट्स हमने देखे थे क्या क्या, -10 बॉक्स एंड -35 बॉक्स, -10 बॉक्स एंड -35 बॉक्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद हमने देखा था सिग्मा 70 जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके प्रोसेस को प्रोसीड करता है। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में भी वही 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, प्रमोटर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2, खाली ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा 70 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये डिफरेंस है। मतलब क्या है कि यूकैरियोट्स के केस में जिस तरह से प्रोकैरियोट्स के केस में सिग्मा 70 हेल्प कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज को, उसी तरह से यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हेल्प करेंगे। पूरा लिस्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी 2 तरह के हैं, क्या क्या, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, 2 तरह के। जिस तरह से प्रमोटर 2 तरह के हैं, उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी 2 तरह के हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में काफ़ी सिंपल था प्रोसेस। प्रोकैरियोट था के केस में प्रमोटर एक ही टाइप का था, पॉलीमरेज था, सिग्मा 70 खाली हेल्प करता था। यूकैरियोट्स के केस में प्रमोटर 2 तरह का है, कोर प्रमोटर एंड रेगुलेटरी प्रमोटर, एज वेल एज पॉलीमरेज 2, जो ऊपर पॉलीमरेज था यहाँ पे पॉलीमरेज 2, एंड थर्ड चीज़ क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जिस तरह से वहाँ सिग्मा 70 था, यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं, दीज आर द सेट ऑफ फैक्टर्स विच हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। ये 2 तरह के हैं, एक है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और दूसरा है रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो ओवरऑल पिक्चर आपको आ गया है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, मेरे घर के आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस रिलेटेड थोड़ा साउंड है। सो क्या मैं लिख देती हूँ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट के केस में क्या है, प्रमोटर सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोर प्रमोटर एंड रेगुलेटरी प्रमोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटरी प्रमोटर के दूसरे नाम भी हैं, हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, थर्ड क्या है, सिग्मा 70। यहाँ पे क्या है, तो है हमारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसके भी दूसरे नाम हैं, सब हम देखेंगे। सो ये डिफरेंसेस है दोनों में। आपको ये सब क्लियर हो गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो कोर प्रमोटर है उसका सीक्वेंस क्या हो सकता है। जिस तरह से प्रोकैरियोट के केस में प्रमोटर में क्या था, -10 बॉक्स एंड -35 बॉक्स, है ना, याद करो आप लोग। -10 बॉक्स में क्या था, तो टी और यहाँ पे क्या था, टी गाका, ऐसा ही कुछ है मुझे, अगर हाँ टी एंड ये शायद था TA गाका, ऐसे ही था। -10 बॉक्स का सीक्वेंस, माइनस शायद थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो -10 बॉक्स, -35 बॉक्स जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में था, उसी तरह से यूकैरियोट्स के केस में mRNA में मोस्टली एक होता है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। जैसे यहाँ पे एक था गाका बॉक्स एंड TAT, मतलब एक ऐसा सिंपल बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 2 स्पेशल सीक्वेंसेस थे। प्रोकैरियोट का जो प्रमोटर था उसमें 2 स्पेशल सीक्वेंसेस थे जिसके बारे में हमको पढ़ना ज़रूरी था। एक था -10 रीजन में, एक था -35 रीजन में। वैसे ही यहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में -30 पे पोजीशन पे टाटा बॉक्स है। -30 का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ये लेट्स सपोज यहाँ पे +1 है। +1 मतलब क्या होता है, द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA विच विल बी कॉपीड टू RNA। तो RNA यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, यहाँ से RNA स्टार्ट होगा। एंड +1 का मतलब है इस पोजीशन में जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा वो यहाँ पे कॉपी होगा, है ना। इसको बोलते हैं +1 या स्टार्ट साइट। एंड यूकैरियोट्स के केस में इसको इनिशिएटर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं INR, उसको इनिशिएटर कहते हैं, INR, ठीक है। एंड ये INR भी प्रमोटर का ही हिस्सा कहा जाता है। इसके नीचे देखिए +2 होगा, सेकेंड जो सीक्वेंस है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है जो कि mRNA में आएगा। फिर +3, +4, +5, इस तरह से सबकी पोजीशन को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाएगा।
और ये रीजन को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम, इस रीजन को कहा जाता है अपस्ट्रीम। ये हमने देखा था प्रोकैरियोट के केस में भी। सो +1 है पहला सीक्वेंस, पहला न्यूक्लियोटाइड जो कि mRNA में कॉपी होगा। डन। प्रोकैरियोट के केस में भी उसको स्टार्ट साइट कह सकते हैं, यूकैरियोट के केस में उसको इनिशिएटर कहते हैं। एंड आपको पता है कि जो mRNA होता है उसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो ज़्यादातर ATP होता है। पहला जो होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड वो ATP होता है। मतलब अगर हम बात करें mRNAs की तो सबसे पहले A होता है। तो अगर A mRNA में है तो DNA में क्या होना चाहिए? T होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे T लिखा है, ठीक है, ज़्यादातर A होता है, ठीक है। तो इनिशिएटर हो गया हमारा +1 साइड पे। अब इसके अपस्ट्रीम में जो भी रीजन्स है उस जीन के रिलेटेड वो सारे प्रमोटर्स हैं। तो यहाँ पे इस रीजन में कोर प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस या रेगुलेटरी प्रमोटर ये दोनों यहाँ पे होंगे। एंड यहाँ पे सारे वो सीक्वेंसेस होंगे जो कि mRNA में आते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर है ये वाला पार्ट, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब कोर प्रमोटर और क्या है रेगुलेटरी प्रमोटर, दो तरह के प्रमोटर्स हैं यूकैरियोट्स के केस में। सो कोर प्रमोटर का एक स्पेशल रीजन हमको याद रखना है। -30 के रीजन में एक बॉक्स है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। कैसे? देखिए ये +1 है, ठीक है, +1 से -1, -2, -3, -4 इस तरह से हम काउंट करके नीचे उतरेंगे, ठीक है। और -30 का मतलब है कि टाटा बॉक्स के बीचों बीच -30 का नंबर आएगा। जिस तरह से यहाँ पे क्या है TA TA A इस तरह से है, तो -30 लेट सपोज A का लोकेशन दिखा रहा है। वैसे ही -10 जो कल हमने देखा था क्या था, TA TAA T अगर है, -10 का मतलब है ये A का पोजीशन दिखा रहा है। तो -10 का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा सीक्वेंस -10 के पोजीशन पे है। -10 का मतलब है इस बॉक्स के बीचों बीच कहीं पे -10 पड़ रहा है। वैसे ही -10 क्या है, -30 क्या है, पोजीशन आपको पता चल गया किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का पोजीशन। जैसे कि +1 +2 +3 इस तरह से +1 -1 -2 -3 इस तरह से चलेगा। तो जो +30 है उसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स के बीचों बीच, सॉरी -30 है उसका मतलब क्या है, इस बॉक्स के बीचों बीच -30 पड़ रहा है। ये हो गया अपस्ट्रीम, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। किससे? तो +1 से ये देखा जाता है। इस एरिया में प्रमोटर्स हैं, इस ब्लू यहाँ से यहाँ तक प्रमोटर है दोनों तरह के, और यहाँ पे वो सीक्वेंस है जो कि mRNA में कॉपी होगा। ये तो आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इस एरिया में प्रमोटर्स हैं दोनों तरह के, इस एरिया में वो सीक्वेंसेस हैं जो कि कॉपी होगा। डन। अब ये जो टाटा बॉक्स है यही वो रीजन है जहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड करेगा। जिस तरह से प्रोकैरियोट में -10 था, -35 बॉक्स था ना, और -10 से पॉलीमरेज बाइंड कर रहा था, सिग्मा 70 बाइंड कर रहा था, उसी तरह से यहाँ भी -30 मतलब टाटा बॉक्स से पॉलीमरेज बाइंड करेगा। एंड पॉलीमरेज के साथ साथ कौन बाइंड करेगा आप लोगों को पता है कौन? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्लस, ध्यान देंगे, RNA पॉलीमरेज 2 प्लस कोर प्रमोटर। एंड ये कोर प्रमोटर में ये टाटा बॉक्स होना ये ज़रूरी नहीं है, सब में नहीं होता है, कुछ में होता है, सब में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो क्या क्या है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, RNA पॉलीमरेज 2 एंड कोर प्रमोटर, ये जो तीनों का कॉम्प्लेक्स बनता है यही ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, और क्या है, दो चीज़ें रह गई। कोर प्रमोटर के बारे में तो मैंने बात कर दी। अब क्या है स्पेशलाइज्ड प्रमोटर या जो स्पेशल जो प्रमोटर है हमारा उसका क्या क्या फंक्शन है, या रेगुलेटरी प्रमोटर जो है उसका क्या फंक्शन है। रेगुलेटरी वर्ड से याद रख लेते हैं, रेगुलेटरी प्रमोटर एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या फंक्शन है। यहाँ पे तो कोर प्रमोटर एंड जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को लिख लिया। ये दोनों जब RNA पॉलीमरेज 2 से बाइंड करते हैं दे हेल्प इन इनिशिएशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, क्या क्या, कोर प्रमोटर, ठीक है, प्लस जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस RNA पॉलीमरेज 2 इज इक्वल टू इनिशिएशन। डन। कोर प्रमोटर का कोई भी रीजन से बाइंड हो सकता है,
नॉर्मली अगर टाटा बॉक्स प्रेजेंट है तो यहाँ बाइंड करेगा, टाटा बॉक्स सब में नहीं है, मैंने ये भी बोला। नेक्स्ट क्या हो गया, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस रेगुलेटरी प्रमोटर, ये दोनों क्या करता है, दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना स्ट्रांगली होगा, नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का पूरा होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना रेट में होगा, ये सारी चीज़ें ये हेल्प करेंगे। सो अगर ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करना है, मतलब कराना है, ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, सो रेगुलेटरी प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा, एक्टिवेटर बाइंड करेगा। अगर नहीं होगा तो कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होंगी एंड इसकी वजह से इनिशिएशन होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई ये वाली बात। क्या क्या, यूकैरियोट से केस में प्रमोटर दो तरह के हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो तरह के हैं। प्रोकैरियोट के केस में प्रमोटर एक ही तरह का था, सिर्फ प्रमोटर नाम बोलते थे, एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करके कुछ नहीं था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर, जो कि पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता था। लेकिन यूकैरियोट से केस में प्रमोटर भी दो तरह के हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी दो तरह के हैं। प्रमोटर कौन कौन से हैं, कोर प्रमोटर एंड रेगुलेटरी प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोर प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, ये तीनों मिलकर इनिशिएशन करते हैं। और वैसे क्या होता है, तो रेगुलेटरी प्रमोटर के साथ में जब रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं, दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं, होगा तो कितना अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बाइंड करेगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि कोर प्रमोटर से, ये लेट्स सपोज कोर प्रमोटर का स्पेशल सीक्वेंस है जिसके ऊपर सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। इनकी वजह से पॉलीमरेज बाइंड करेगा, इस तरह से होता है, हो गया। और इनिशिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा लेट्स सपोज रेगुलेटरी प्रमोटर, ठीक है। इसके ऊपर कौन बाइंड करेगा, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये यहाँ बाइंड करेगा तो क्या होगा, रेगुलेशन होगा। अगर पॉजिटिव जाना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ये ऐसा होगा जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प करेगा। अगर नहीं करना है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेगेटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा, ऐसा होगा जो ट्रांसक्रिप्शन ना कराए। ट्रांसक्रिप्शन हाई रेट में करना है तो वैसा टाइप का रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये रेगुलेटरी प्रमोटर से बाइंड करेगा। ये सारी चीज़ें हैं यूकैरियोट्स के केस में, लेकिन याद रखेंगे ये टाटा बॉक्स वगैरह सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कोर प्रमोटर के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, ये सब में नहीं होता है, इनमें से कुछ चीज़ें किसी में होती है किसी में नहीं होती। सो यहाँ पे कोर प्रमोटर का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सब में नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए ये इनिशिएटर होगा, यहाँ पे देखिए ये इनिशिएटर है +1। इनिशिएटर का मतलब होता है +1 यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे +1 है ये लाइन पे, फिर 2 3 फिर 4 है, ठीक है। फिर +1 देखिए यहाँ पे -1 -2 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चलने से देखिए यहाँ पे टाटा बॉक्स है, ठीक है। ये टाटा बॉक्स कोर प्रमोटर का एक स्पेशल रीजन है, सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे उसमें टाटा बॉक्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाटा बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक रीजन है जिसको BRE कहा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे और रीजन है जिसको DCE1 कहा जा रहा है, फिर ये DCE2 है, फिर DPE, DCE3, इस तरह से देखिए कोर प्रमोटर के कुछ रीजन्स है। ये जो इनिशिएटर है, कोर प्रमोटर ज़रूरी नहीं है हमेशा इनिशिएटर के इस तरफ हो, मतलब इनिशिएटर के नीचे जो DNA है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोल रहे हैं, इनिशिएटर के ऊपर जो DNA है उसको अपस्ट्रीम रीजन बोल रहे हैं ना। सो इनिशिएटर के ऊपर ही कोर प्रमोटर हो ये ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है, लेकिन इनिशिएटर के नीचे भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम में भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कोर प्रमोटर की तरह काम कर सकते हैं। सो ये इनिशिएटर है, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा +1 से, है ना। और ये देखिए टाटा बॉक्स है, ये BRE है, ये सब कोर प्रमोटर के हिस्से हैं, ये दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ कोर प्रमोटर। एंड यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं TF, ये सारी चीज़ें जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। सो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं उन्हें कैसे नाम दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज 2, ठीक है।
तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 इस तरह से नाम दिया जाता है। एंड जिस तरह से जो आता है सिस्टम में उस बेसिस पे उनका लिस्ट है। खाली आप याद रखेंगे कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। लेकिन जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनका ऐसा कुछ नाम नहीं है, वो या तो एक्टिवेटर, रिप्रेसर, फिर उनके नाम होते हैं, तो वो हम लिस्ट देखेंगे। सो ये जो प्रमोटर्स हैं, ये प्रमोटर के सीक्वेंसेस हैं, ये एग्जैक्ट ऐसा ही हर जगह नहीं होता है, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। आ गया समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब कोर प्रमोटर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले कोर प्रमोटर, आपको पता है, मैंने अभी भी बताया, कोर प्रमोटर के साथ क्या बाइंड करता है? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और क्या बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज 2, है ना। ये सेटअप होने के बाद ही इनिशिएशन होता है, ये याद रखेंगे। क्या क्या? तो कोर प्रमोटर का जो सीक्वेंसेस हैं उन्हें सर्च करेंगे। कौन सर्च करेंगे? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे पहले। तो ये डीएनए है, अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है सो इसमें प्रमोटर होगा, जो कोर प्रमोटर जो होगा उसे पहले सर्च करेंगे। कौन? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे, वहाँ पे बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद वो स्टेज बनाएंगे, वो सेटअप करेंगे, जिसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 आके बाइंड कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जैसे बाइंड करेगा कि इनिशिएशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, अब इनिशिएशन तो हो गया, लेकिन जो इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था, एबॉर्टिव इनिशिएशन, क्या देखा था? प्रोकैरियोट्स के केस में हमने क्या देखा था कि जो इनिशिएशन होता है वो एक साथ में होके एक ही साथ इलोंगेशन में नहीं एंटर कर जाता है। जैसे रेप्लिकेशन में इनिशिएशन हो गया, फिर इलोंगेशन है, फिर टर्मिनेशन है, वैसा ट्रांसक्रिप्शन में नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में जो इनिशिएशन होता है वो एक बार होने के बाद में फिर रुक जाता है, छोटा सा आरएनए बनता है, गिर जाता है पॉलीमरेज से, फिर दोबारा स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर छोटा सा आरएनए बनता है, फिर गिर जाता है। इस तरह से बार बार इनिशिएशन होता है जब तक आरएनए का 10 न्यूक्लियोटाइड के आसपास का सीक्वेंस ना बन जाए, जब तक आरएनए काफ़ी लंबा ना बन जाए एक हद तक, तब तक इनिशिएशन होता रहता है। और उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है, ये जो पूरा बंडल बन गया, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक नहीं होते हैं, पूरा लिस्ट है, एक के बाद आते रहते हैं। तो अगर ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे कोर प्रमोटर है, इस रीजन में एक एक करके जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करेंगे और वो स्टेज सेटअप करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज 2 आए। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 तो आ गया, अब वो क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो डीएनए को अपने पास खींच रहा है, इस तरह से खींचते हैं डीएनए, इसको बोलते हैं स्क्रंचिंग मैकेनिज्म। मैंने कल समझाया था ये चीज़ें। अब क्या होगा? जैसे डीएनए को अपने पास खींचेगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं खींच पाएगा डीएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 अपने एक्टिव साइट में। क्या होगा? खींचेगा, छोटा सा आरएनए बनेगा, फिर से डीएनए टूट जाएगा, डीएनए नॉर्मल हो जाएगा, छोटा आरएनए बनेगा, इनिशिएशन खत्म हो गया, गिर जाएगा। सेकेंड टाइम फिर से आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए को इस तरह से अपने पास लाएगा, इनिशिएशन करेगा, छोटा आरएनए बनाएगा, फिर गिर जाएगा। ऐसा चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आरएनए जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड के आसपास बन जाएगा, तब आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? इस पूरे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बंडल से आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 का भी एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 का भी मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? उस पूरे सिस्टम से जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का पूरा ग्रुप जो है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, इलोंगेशन में एंटर कर जाएगा। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 का मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है एबॉर्टिव इनिशिएशन से बाहर निकलने के लिए। एबॉर्टिव इनिशिएशन तब तक चलता जाएगा जब तक आरएनए पॉलीमरेज 2 वहाँ पे बाइंड रहेगा। जैसे वहाँ से आगे बढ़ा कि जो इनिशिएशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आरएनए बनेगा एंड इलोंगेशन में एंटर कर जाएगा। सो ये सारी चीज़ें होंगी। प्रोकैरियोट में तो आरएनए को पॉलीमरेज को मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप ही इलोंगेशन में एंटर कर जाता था, सिग्मा फैक्टर को छोड़ देता था, पीछे आगे बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 को मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। क्या हम देखेंगे, क्या मॉडिफिकेशन, एंड मॉडिफिकेशन होने के बाद में वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो लिस्ट है, पूरा जो ग्रुप है, और कोर प्रमोटर जो रीजन है डीएनए का, इन दोनों को छोड़ के आगे बढ़ेगा एंड इलोंगेशन में एंटर कर जाएगा। सो ये ओवरऑल आइडिया था आरएनए पॉलीमरेज 2 या इनिशिएशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि वो कोर प्रमोटर क्या है। तो कोर प्रमोटर डीएनए का सीक्वेंस होता है,
रेगुलेटरी प्रमोटर क्या है, डीएनए का सीक्वेंस होता है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, ये प्रोटीन्स है जो कि कोर प्रमोटर से बाइंड करते हैं, जिस तरह से आरएनए पॉलीमरेज 2 कोर प्रमोटर से बाइंड करता है उसी तरह से। देन रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, ये रेगुलेटरी प्रमोटर से बाइंड करते हैं जो कि डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं प्रमोटर की, कोर प्रमोटर की। ए कोर प्रमोटर इज टिपिकली 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, एक्सटेंडिंग आइदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर ये स्टार्ट साइट है तो इस तरफ होता है प्रमोटर, इस तरफ कभी कभी होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टिपिकली ए प्रमोटर इंक्लूड सम ऑफ द सबसेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। जो भी हमने देखा डीपी, डीसी, टाटा, बीआरई, जो भी चीज़ें देखी वो सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें प्रमोटर्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर्स हैविंग आइदर ए टाटा एलिमेंट और ए डीपी एलिमेंट और बोथ। मतलब या तो प्रमोटर में टाटा एलिमेंट होता है नहीं तो डीपी होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, या तो टाटा होता है नहीं तो डीपी होगा, दोनों कभी नहीं होगा साथ में, ठीक है। वैसे इनिशिएटर तो सब में होगा और ये टाटा और डीपी के साथ होगा। और इस तरह से प्रमोटर का जो भी हमने यहाँ देखा सीक्वेंसेस, डीपी, डीसी, बीआरई, ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें किसी में होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, या जो मैं बोल रही थी रेगुलेटरी प्रमोटर। बियॉन्ड एंड टिपिकली अपस्ट्रीम, ऐसा होता है कि ये इनिशिएटर है +1, यहाँ पे हमारा कोर प्रमोटर है, बीच में कुछ गैप होता है, उसके बाद होता है रेगुलेटरी प्रमोटर। सो बियॉन्ड मतलब कोर प्रमोटर से दूर एंड उससे अपस्ट्रीम, ये वाला रीजन अपस्ट्रीम है, ये वाला रीजन डाउनस्ट्रीम है। कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें कहा जाता है रेगुलेटरी प्रमोटर। दीज एलिमेंट कंस्टिट्यूट द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस एंड ये अपने लोकेशन के बेसिस पे अलग अलग नाम दिए जाएंगे इनके, और अलग अलग तरह से इनका फंक्शन होगा। तो टुगेदर these elements constitute the regulatory sequences and can be grouped into various categories. These elements include promoter proximal elements, upstream activator sequences, enhancers, and a series of other elements called silencers, boundary elements, and insulators. All of these DNA elements bind regulatory proteins, that is activators and repressors, which help or hinder transcription from the core promoter. सो यहाँ पे पूरा जो भी मैं अभी तक बता रही हूँ इस स्लाइड में प्रेजेंट है। क्या क्या, तो ये जो रेगुलेटरी प्रमोटर है, इस रेगुलेटरी प्रमोटर से कौन कौन बाइंड कर सकता है, देखिए यहाँ पे कौन कौन बाइंड कर सकता है, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। मैंने अभी बात की कि एक्टिवेटर और रिप्रेसर बाइंड करेंगे रेगुलेटरी प्रमोटर से। एक्टिवेटर क्या करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन को हेल्प करेगा, रिप्रेसर क्या करेगा, बंद करेगा, ठीक है। एंड ये जो रेगुलेटरी प्रमोटर है उसमें है क्या क्या, तो प्रॉक्सिमल प्रमोटर, प्रॉक्सिमल एलिमेंट, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंस, एनहांसर एंड साइलेंसर। तो इस तरह से, एक सेकेंड रुकिए, रेगुलेटरी प्रमोटर, ठीक है, एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे या तो एक्टिवेटर होगा नहीं तो एनहांसर, रिप्रेसर होगा। सो एक्टिवेटर और रिप्रेसर क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं प्रमोटर से। प्रमोटर के क्या क्या एलिमेंट्स है, जिस तरह से कोर प्रमोटर के एलिमेंट्स हमने देखे, उसी तरह से रेगुलेटरी प्रमोटर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस, साइलेंसर्स, बाउंडरी एलिमेंट्स and insulators. So these are the elements of the regulatory promoter, and regulatory transcription factors are activators and repressors. So activators and repressors ये सारे regulatory promoter से bind करते हैं, इनमें से किसी element से bind करेंगे, and they help to activate transcription और suppress transcription. So I hope आप लोग को समझ में आ रहा है कि core promoter और regulatory promoter DNA के sequences हैं। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये दोनों प्रोटीन्स है जो कि बाइंड करते हैं डीएनए से। कोर प्रमोटर के साथ में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी प्रमोटर से रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं जो कि एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि वो एक्स्ट्रा फंक्शंस करते हैं, जैसे कि वो या तो ट्रांसक्रिप्शन को हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो कितना रेट में ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में, मतलब सबसे पहले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का यहाँ लिस्ट है, क्या क्या है उससे पहले देख लेते हैं।
यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आता है और क्या क्या होता है। सो जनरल, अब देखिए मैंने बोला रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कितने हैं, 2 ही हैं, एक्टिवेटर, रिप्रेसर। लेकिन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का लिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D, TF2A, TF2B, TF2F, TF2E एंड TF2H, इस तरह से याद रखेंगे। दाब फे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D सबसे पहले आता है, फिर 2A आता है, फिर 2B आता है, फिर 2F आता है, फिर 2E आता है, फिर 2H आता है। देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑर्डर को याद रखना है। क्या क्या? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ये इनिशिएशन में सबसे पहले आता है, ये याद रखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के 2 कंपोनेंट्स है, क्या क्या? अगर ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को कहा जाता है TBP कंपोनेंट और दूसरे पार्ट को कहा जाता है TAF कंपोनेंट। ठीक है, तो TBP क्या है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और TAF क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक सेकेंड, TAF का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया मेरे। ओके, देख लेंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो सबसे पहले आके बाइंड करता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंस रखती है। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो 2 कंपोनेंट्स है उसके। सबसे पहले तो है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। सो सबसे पहले क्या होता है, कोर प्रमोटर से आके बाइंड करता है। एक सेकेंड, ये हो गया +1, ये जीन कॉपी होगा, है ना। यहाँ पे है कोर प्रमोटर, ठीक है। यहाँ पे है रेगुलेटरी प्रमोटर। कोर प्रमोटर के साथ बाइंड करेंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड यहाँ पे बाइंड करेंगे रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, सो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सबसे पहले आएगा वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। उसके 2 कंपोनेंट है TBP एंड TAF। TBP क्या है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। सो सबसे पहले क्या होता है, कोर प्रमोटर जो है, ये कोर है लेट्स सपोज, तो इसमें एक बॉक्स है जिसको बोलते हैं TA टाटा बॉक्स। इसके साथ में बाइंड करता है TBP सबसे पहले। सो टाटा बॉक्स से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आके बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का भी TBP कंपोनेंट पहले आके बाइंड करता है। सो देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का TBP कंपोनेंट मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। रिकॉग्निशन ऑफ द टाटा बॉक्स एंड पॉसिबली इनिशिएटर सीक्वेंस, क्योंकि इनिशिएटर सीक्वेंस भी प्रमोटर का ही हिस्सा है, फॉर्म से प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंडिंग। मतलब जिस तरह से टाटा का जैसे ही आके TBP बाइंड करता है कि वो क्या करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। तो पहले 2D आता है, फिर 2A आता है, 2B आता है, और कैसे याद रखना है, तो डैब फे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। तो जैसे 2D आता है, 2D के 2 कंपोनेंट है, क्या क्या? एक है TBP एंड TAF। TBP क्या है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। सो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन सबसे पहले आएगा और टाटा बॉक्स को आइडेंटिफाई करके उससे बाइंड कर जाएगा। वो जैसे TBP बाइंड किया टाटा बॉक्स से और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के लिए। क्यों 2B? क्योंकि इसी के बाद पॉलीमरेज आएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक एक करके आते जाएंगे, उसके बाद पॉलीमरेज भी आ जाएगा। सो क्यों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B? क्योंकि इसके बाद पॉलीमरेज आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का TBP कंपोनेंट। तो देख सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ द टाटा बॉक्स एंड पॉसिबली INR सीक्वेंस फॉर्म से प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B बाइंडिंग। अब आएगा उसका ही TAF। TAF क्या करेगा? रिकॉग्निशन ऑफ द कोर प्रमोटर, रेगुलेशन ऑफ TBP बाइंडिंग। मतलब ये कोर प्रमोटर को आइडेंटिफाई करके TBP को बाइंड करने के लिए हेल्प करता है। सो 2 कंपोनेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, क्या क्या? TBP एंड TAF। TBP क्या करता है? ये एक्चुअली में कोर प्रमोटर का जो एक सीक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। सो ये कोर प्रमोटर है, यहाँ पे छोटा सा टाटा बॉक्स होगा। सो ये जो टाटा बॉक्स है ये सब में नहीं होता है,
सिर्फ किसी किसी के कोर प्रमोटर का हिस्सा है। सो टाटा बॉक्स से बाइंड करेगा TBP, ये कंपोनेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, और उसके बाद बाइंड करेगा TAF। ये TAF क्या करेगा, ये दिस विल चेक कि कोर प्रमोटर ठीक से आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं, एंड TBP ठीक से बाइंड किया है कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A जो है, ये इसका भी फंक्शन वही है, ये TBP और TAF को स्टेबलाइज करेगा। डन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 एंड स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका प्लेटफॉर्म सेटअप करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है, अब आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। दिस वन एक्चुअली हेल्प टू रिक्रूट RNA पॉलीमरेज 2। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E क्या है, 2E क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के लिए पहले से आ जाता है ताकि 2H अच्छे से काम कर सके, बिकॉज 2H इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। TBP के बाद, TBP तो सबसे पहले बाइंड करता है तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद में TBP क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का एक कंपोनेंट है ना। सो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके देख लेते हैं। डाब फह, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का 2 कंपोनेंट है, क्या क्या, TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड TAF। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का टाटा बॉक्स से, जो कि एक हिस्सा है कोर प्रमोटर का, उससे बाइंड करने के लिए अपना एक सेगमेंट भेजेगा जिसको बोलते हैं TBP। जैसे ही आ जाएगा कि TAF भी आएगा, और TAF क्या देखेगा कि कोर प्रमोटर ठीक से यूज़ हुआ है या नहीं, एंड TBP ठीक से बाइंड हुआ है या नहीं। उसके बाद आ जाएगा 2A क्या करेगा, ये भी TBP एंड TAF को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। अब क्या है 2B क्या करेगा, तो 2B RNA पॉलीमरेज 2 को इन्फ्लुएंस करेगा बाइंड करने के लिए या रिक्रूट करेगा, एंड स्टार्ट साइट कौन सा है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F क्या करेगा, ये एक्चुअली में RNA पॉलीमरेज 2 को लाके बाइंड कराएगा। ठीक है, फिर 2E क्या है, 2E ये 2H का फंक्शन चेक करेगा कि फंक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं। फिर 2H क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2H जो है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि RNA पॉलीमरेज 2 का मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इनिशिएशन में ही अटक के रह जाएगा, कभी इलॉन्गेशन में नहीं आएगा। सो जो RNA पॉलीमरेज 2 जो कोर प्रमोटर से बाइंड किया, ये वहीं पे दब के रह जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन मतलब फॉस्फोराइलेशन। आई होप ये सब समझ में आ गया, मैं मिटा देती हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H मॉडिफाइज द RNA polymerase 2, ठीक है, एंड हेल्प्स इन इनिशिएशन क्लियरेंस। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इतना इम्पोर्टेंट है कि वही इनिशिएशन में क्लियरेंस में हेल्प करता है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज 2 तो एक पूरे बंडल के साथ बंधा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरे बंडल के साथ वहाँ पड़ा हुआ है, इसको इसमें से बाहर निकलना है। तो इसके लिए इसका मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। मतलब मॉडिफिकेशन में इसके अमीनो एसिड्स को फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है, यानी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, कहाँ पे, अमीनो एसिड्स में ऐड कर दिया जाता है, किसके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H RNA पॉलीमरेज के साथ ऐसा करता है। सो RNA पॉलीमरेज का मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है। RNA पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ये मॉडिफाई होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, एंड ये होता किसकी वजह से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की वजह से। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H क्या करता है, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इट हेल्प्स इन, मैं लिख देती हूँ, इट हेल्प्स इन फॉस्फोराइलेशन of certain amino acids of RNA polymerase 2, and thus it helps in modification, and thus it helps in initiation clearance। मतलब RNA polymerase 2 जब तक उसका मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मतलब उसके कुछ अमीनो एसिड्स फॉस्फोराइलेट नहीं होंगे, तब तक ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो पूरा लिस्ट है, इसको छोड़ के वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा स्टार्ट साइड से, और फिर उसके बाद में वो इलॉन्गेशन में एंटर ही नहीं कर पाएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H is a special type of helicase that is responsible for transition from closed to open promoter complex,
and influences promoter clearance by phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase 2. What does this mean? देखते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H क्या करता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेलिकेज। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये समझ लीजिए हमारा डीएनए है, यहाँ पे स्टार्ट साइट है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे रेगुलेटरी है। ये कोर के साथ में पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किए हैं, ठीक है। अब ये पॉलीमरेज जो है इसको इसमें से आगे बढ़ के निकलना है। तो ये देखो, ये जब पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड किया था, दोनों डीएनए के बीच में बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसे कहा जाता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे ही पॉलीमरेज प्रमोटर से मतलब जैसे ही ये पॉलीमरेज बाइंड किया, तब तो पहले था क्लोज कॉम्प्लेक्स। अब डीएनए का खुलना ज़रूरी है थोड़ा सा इनिशिएटर के आसपास में, तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो जब वहाँ पे थोड़ा सा मेल्टिंग होता है डीएनए का, उसे कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की वजह से दो काम होते हैं। सबसे पहले तो वो RNA पॉलीमरेज 2 को मॉडिफाई कर देता है, मतलब फॉस्फोराइलेट कर देता है, बाकी प्रोसेस थोड़ी देर में देखेंगे। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स इन प्रमोटर क्लियरेंस, मतलब यही वो एंजाइम है जो कि क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स को ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। तो जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H नहीं आता है, तब तक डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंड था वो सिंगल स्ट्रैंड में थोड़ा सा मेल्टिंग नहीं होती है, थोड़ी सी एरिया में, और मेल्टिंग नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ठीक है। सो फॉस्फोराइलेशन जो होता है दैट हैपन्स एट द C टर्मिनल डोमेन ऑफ द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, 2A, 2B, 2F along with polymerase 2, 2E and 2H initiation of transcription। अब इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन में एंटर करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H will help in phosphorylation of some of the amino acids of the RNA polymerase 2, ठीक है। चलिए, अब जब सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, इसको कहा जाता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या क्या बाइंड किया है, तो TBP बाइंड किया है, TAF बाइंड किया है। सबसे पहले तो TBP बाइंड करता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, उसके बाद बाइंड करता है TAF ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। तो ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। एंड TAF का फुल फॉर्म है TBP एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है। TAF का फुल फॉर्म है TBP एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है। तो क्या बाइंड करता है, पहले TBP बाइंड करता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का एक और रोल इम्पॉर्टेंट है। ये बाइंड तो करता है, इसका सबसे पहले इसी का हिस्सा TBP बाइंड करता है टाटा बॉक्स से। उसी तरह से इसका और एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्रमोटर रिकॉग्निशन, क्योंकि प्रमोटर रिकॉग्नाइज करने के लिए TBP का बाइंड करना बहुत ज़रूरी है, और अगर TBP एंड TAF ठीक से बाइंड करेंगे तो ही बाकी के जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ठीक से बाइंड करेंगे एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। आ गया समझ में। एंड ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है RNA पॉलीमरेज 2 का, this is mediated this requires hydrolysis of ATP and is mediated by transcription factor 2H, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो वो एस्केप करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से नहीं हटेगा इलॉन्गेशन में। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आया, टाटा बॉक्स का साथ बाइंड किया। कौन सा कंपोनेंट बाइंड किया, TBP। इसके बाद क्या बाइंड करेगा, TAF, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आया, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आया, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ये देखिए RNA पॉलीमरेज है, ये रीजन है जो कि RNA पॉलीमरेज का, इसके एमिनो एसिड्स हैं जो कि फॉस्फोराइलेट होंगे। इस रीजन को कहा जाता है CTD और C टर्मिनल डोमेन। C टर्मिनल डोमेन ये क्या है, तो C टर्मिनल डोमेन या CTD क्या है, तो लेट्स सपोज ये RNA पॉलीमरेज है। प्रोटीन्स में डोमेन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। डोमेन क्या होता है, द पार्ट ऑफ प्रोटीन
और आपको पता है सारे एंजाइम्स प्रोटीन है, सो आरएनए पॉलीमरेज 2 भी एक प्रोटीन है, फिर ना वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। सो सारे एंजाइम्स में या प्रोटीन्स में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन विच कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। उसे किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसे आरएनए पॉलीमरेज के किसी और हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज का डोमेन मतलब वो हिस्सा जो कि खुद काम कर सके। सो आरएनए पॉलीमरेज का सी टर्मिनल डोमेन एंड एन टर्मिनल डोमेन होगा, क्योंकि आपको पता है जब सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो सी टर्मिनल यस आई थिंक दिखाई दे रहा है, यस। सो सी टर्मिनल डोमेन क्या है? सो आरएनए पॉलीमरेज का भी, क्योंकि वो एक प्रोटीन है तो उसका भी सी टर्मिनल होगा एंड एन टर्मिनल होगा। सो जो सी टर्मिनल होगा उसका जो डोमेन है, जैसे कि देखिए लेट्स सपोज ये सी टर्मिनल, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है। अब डोमेन का मतलब ये नहीं सोचेंगे कि ये कुछ स्पेशल है, कुछ नहीं। यहाँ पे भी अमीनो एसिड्स हैं और ये अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट के फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। डोमेन का सिर्फ मतलब होता है एक हिस्सा एक प्रोटीन का जो कि इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सके। सो आरएनए पॉलीमरेज में जो डोमेन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सी टर्मिनल में, इसलिए उसे कहा जाता है सी टर्मिनल डोमेन या CTD या सी टर्मिनल टेल। सी टर्मिनल टेल देखिए ये टेल की तरह निकला हुआ है। इसी टेल का अमीनो एसिड्स का फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है फॉर प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर में देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या बंडल पड़ा हुआ है, इतने सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, डैब फे सारे एक एक करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे ही अगर आरएनए पॉलीमरेज पड़ा रह जाएगा तो वो कभी इलोंगेशन नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि पॉलीमरेज जब तक यहाँ पे रहता है तब तक वो खींचता है, बार बार टूटता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ देखिए जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करना शुरू हुए तब तक आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड किया हुआ था और डीएनए मेल्ट नहीं हुआ था। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से, पॉलीमरेज की वजह से थोड़ा डीएनए मेल्ट हुआ, जिसको बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। ये ओपन कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है। सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पड़े हुए हैं। जैसे 2H आया, देखिए 2H जैसे आया कि 2H ने क्या किया, इस पॉलीमरेज को मॉडिफाई कर दिया। कौन से रीजन को? सी टर्मिनल डोमेन के अमीनो एसिड्स को मॉडिफाई कर दिया। कैसे? उनमें फॉस्फोराइलेट ऐड कर दिया या फॉस्फोराइलेशन हो गया उनका, इस वजह से ये पॉलीमरेज मॉडिफाई हो गया एंड ये इस वाले बंडल से को छोड़ के इलोंगेशन में एंटर किया। आई होप सब समझ में आ गया है आप लोग को यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉलीमरेज एस्केप के लिए फॉस्फोराइलेशन ज़रूरी है। कैसे फॉस्फोराइलेशन होगा और क्या होगा? ये जो फॉस्फोराइलेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का, दैट विल बी बाय स्पेसिफिक काइनेजेस, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है, तो इसके सब यूनिट्स हैं कुछ कुछ, एंड उन सब यूनिट्स में से कुछ सब यूनिट्स जो हैं वो काइनेज की तरह काम करते हैं। काइनेज क्या करता है? तो काइनेज इट हेल्प्स इन फॉस्फोराइलेशन। हमेशा याद रखेंगे कि काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं, फॉस्फेट को ऐड करने में हेल्प करते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का लेट्स सपोज ये एक पोर्शन है जो कि काइनेज की तरह काम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट ATP टू ADP एंड IP, एंड ये फॉस्फेट को ये ऐड करा देगा उसके अमीनो एसिड से। किसके अमीनो एसिड्स के? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 से। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये उसका टेल है, सी टर्मिनल डोमेन। यहाँ पे अमीनो एसिड्स है बहुत सारे, ठीक है। इसका फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है, तो आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आएगा उसके सब यूनिट्स होंगे जो कि काइनेज की तरह फंक्शन करेंगे। काइनेज क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ATP टू ADP एंड IP, एंड ये जो फॉस्फेट है इसको ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H यहाँ पे अमीनो एसिड्स के साथ ऐड कर देता है। हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज 2
एंड RNA पॉलीमरेज 2 जैसे फॉस्फोराइलेट हो जाता है, इट एस्केप्स द लिस्ट ऑफ द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड एंटर्स इन इलॉन्गेशन। ठीक है, तो इसके लिए सी टर्मिनल डोमेन का अब हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो सी टर्मिनल डोमेन कंटेन्स ए सीरीज ऑफ रिपीट्स ऑफ द हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस। क्या क्या? टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सेरिन, प्रोलिन, सेरिन। सो सी टर्मिनल डोमेन जो है ये RNA पॉलीमरेज 2 है अगर, तो ये वाला डोमेन को हम लेट सपोज बोल रहे हैं सी टर्मिनल डोमेन। इसको ड्रॉ करने के टाइम में ऐसा टेल की तरह ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल सी बात है। जिस तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, उसका कोई सब यूनिट को हम काइनेज मान लेते हैं, उसी तरह से ये है हमारा RNA पॉलीमरेज 2 एंड उसका एक हिस्सा जिसको हम बोल रहे हैं सी टर्मिनल डोमेन, उसमें क्या है? तो उसमें एक हेप्टापेप्टाइड है, मतलब 7 अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सेरिन, प्रोलिन, सेरिन। ये 7 अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 52 टाइम्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये एक 7 अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह से 52 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये रिपीटेशन किस एरिया में है? सी टर्मिनल डोमेन में है, सिंपल सी बात है। सो सी टर्मिनल डोमेन का स्ट्रक्चर क्या है? तो अगर ये पॉलीमरेज है और ये सी टर्मिनल डोमेन है, सो यहाँ पे 52 टाइम्स एक 7 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जो कि रिपीट हुआ है और इन्हीं अमीनो एसिड्स का फॉस्फोराइलेशन होता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही फॉस्फोराइलेशन होता है बिकॉज ऑफ काइनेज डोमेन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, बस। ठीक है, एंड इसी फॉस्फोराइलेशन की वजह से बहुत कुछ होता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ होता है। सिर्फ प्रमोटर क्लियरेंस नहीं, प्रमोटर क्लियरेंस के बारे में मैंने आपको बताया, इनिशिएशन में जितना भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है उसको छोड़ के आगे बढ़ना। सिर्फ प्रमोटर क्लियरेंस नहीं, और भी बहुत कुछ। क्या? तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, सुन लीजिए। क्या? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये तीनों क्या है? दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ RNA। सो प्रोसेसिंग ऑफ RNA में या प्रोसेसिंग ऑफ प्री mRNA में ये 3 स्टेप्स होते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। सो ये कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग भी साथ में चलता रहता है ट्रांसक्रिप्शन के इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, RNA बनेगा, पहले उसको कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी, टेलिंग होगी। तो ये कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी सी टर्मिनल डोमेन के ऊपर बाइंड किए हुए रहते हैं, वो भी उसी के साथ चलते रहते हैं। मतलब अगर ये हमारा DNA है, ये कोर प्रमोटर है, मैं फिर से अच्छे से बनाती हूँ, रुकिए। ये DNA है, ठीक है, ये कोर प्रमोटर है, यहाँ पे है रेगुलेटरी प्रमोटर, यहाँ पे आके बाइंड किए जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आके बाइंड किया पॉलीमरेज 2 विथ टेल, है ना। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आ गया कि पॉलीमरेज का जो टेल है वो फॉस्फोराइलेट हो गया और ये पॉलीमरेज आगे बढ़ गया। अब ये पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा, पानी दो ना, अब क्या होगा, ये जैसे आगे बढ़ेगा कि RNA बनना स्टार्ट हो जाएगा, लंबा RNA बनेगा तो क्या होगा, उसकी कैपिंग होगी, कैपिंग होना ज़रूरी है, स्प्लाइसिंग होना ज़रूरी है, टेलिंग होना ज़रूरी है। इसके जो एंजाइम्स हैं, व्हाट द एंजाइम्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्री mRNA, ये सारे एंजाइम्स जो है ना, ये भी टेल के साथ ही चलते हैं, सी टर्मिनल डोमेन के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे सी टर्मिनल डोमेन फॉस्फोराइलेट होगा, ठीक है, ये एंजाइम्स भी कूद कूद के RNA में आ जाएंगे एंड ये कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग करते रहेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है सी टर्मिनल डोमेन की। आगे बढ़ते हैं। सो सी टर्मिनल डोमेन में क्या होता है, जो हमारा सीक्वेंस है हेप्टापेप्टाइड का, वो फॉस्फोराइलेट होता है।
यहाँ देख सकते हैं इलोंगेशन एंड इवन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, ये सारी चीज़ें होती हैं फॉस्फोराइलेशन की वजह से। एंड ये भी देखा गया है कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H नहीं, और भी बहुत सारे काइनेजेस होते हैं जो कि बीच बीच में काम करते रहते हैं, उनके बारे में अभी इतना पता नहीं है। CTD के साथ में काम करते रहते हैं, उसे फॉस्फोराइलेट करते हैं। एंड इलोंगेशन होता है, और प्रोसेसिंग के एंजाइम्स उसके ऊपर जो रहते हैं वो भी कूद कूद के पॉलीमरेज पे RNA पे आते रहते हैं, एंड कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग होता रहता है। आई होप समझ में आ गया है आप लोगों को ये चीज़ें, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये है हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, है ना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का 2 सब यूनिट्स है, क्या क्या, TBP एंड TAF। तो देखिए ये हमारा DNA का कोर प्रमोटर रीजन है, जिसमें कि टाटा बॉक्स है, सब में नहीं होता है, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। एंड दिस इज़ अवर TBP, ये प्रोटीन है एंड ये DNA है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ स्पेशलिटीज़ है, क्या क्या देख सकते हैं। TBP causes the minor groove to be widened to an almost flat conformation, मतलब जैसे ये TBP बाइंड करता है, TBP यहाँ पे माइनर ग्रूव से बाइंड करता है, ये बात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन्स जो है DNA के मेजर ग्रूव से बाइंड करने की कोशिश करते हैं, रेप्लिकेशन के हो, रेगुलेशन के हो, किसी भी चीज़ के, वो दे ऑल ट्राई टू बाइंड विद द मेजर ग्रूव। बट TBP एक ऐसा प्रोटीन है which binds with the minor groove of DNA which is present at the core promoter, है ना। ये अगर DNA है, ये कोर प्रमोटर है, तो ये DNA क्या होगा, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, ये सारी चीज़ें होंगी ना। तो यहाँ के माइनर ग्रूव से बाइंड करता है TBP, एंड उसके साथ बाइंड करके उसे ऑलमोस्ट उस DNA को वहाँ पे डबल हेलिकल से निकाल के ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर देता है। देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए रीजन थोड़ा सा स्ट्रेटन हो गया है, देखने की कोशिश कीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन है टाटा बॉक्स, ये स्ट्रेटन हो गया है, एंड दिस इज आवर TBP, एंड यहाँ पे माइनर ग्रूव है, ये रीजन माइनर ग्रूव है, माइनर ग्रूव के साथ बाइंड करके उसको स्ट्रेटन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में TAF आएगा, फिर कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, 2B, 2F, 2E, 2H, RNA पॉलीमरेज 2, इस तरह से एक एक करके सारे आते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे सब यूनिट्स देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का कितने सब यूनिट्स है, 2। ट्रांसक्रिप्शन TBP एक सब यूनिट, एक ही सब यूनिट है उसका। 2A का 2 सब यूनिट है, 2B का 1, 2E का 2, 2F का 3, 2H का 10। देखिए 10 में से कुछ काइनेजेज हैं जो कि फॉस्फोराइलेट करता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का 2 सब यूनिट है, क्या क्या, TBP एंड TAF। TBP सिर्फ एक ही सब यूनिट है इसका, सिर्फ ये हिस्सा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सॉरी ये हिस्सा है TBP, किसका, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ये स्ट्रक्चर है, इसका ये हिस्सा है TBP। बाकी के 11 और हिस्से हैं जो कि TAF है। तो यहाँ पे मैं 11 और बना देती हूँ, ये नहीं है, यहाँ पे लेट्स सपोज 11 हैं, ये 11 हिस्से किसके हैं, TAF के, है ना। और बाकी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के सब यूनिट्स यहाँ पे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का जो 10 सब यूनिट्स हैं उसमें से कुछ काइनेजेस हैं, कुछ फॉस्फेटेजेस भी हैं। फॉस्फेटेजेस क्या करते हैं, जो काइनेज फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है टेल के साथ में पॉलीमरेज 2 के, फॉस्फेटेजेस उनमें से कुछ को हटाते भी हैं ताकि वो वहाँ पे जब ज़रूरत ना हो वो हट जाए वहाँ से फॉस्फेट्स की, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आई वो पूरा क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का डिटेल में। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H देखिए यहाँ पे, ये पॉलीमरेज है, ये टेल है, बाकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है। ये जैसे बाइंड करेगा कि फॉस्फोराइलेट होगा, है ना। उसके बाद में मेल्टिंग, आपको मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब बाइंड करेंगे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं ना, वाले डायग्राम में। देखिए ये वाले डायग्राम में यहाँ पे देखिए
यहाँ पे डीएनए क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, ओपन क्लोज्ड, यहाँ पे मेल्टिंग हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यूकैरियोट्स के केस में कुछ स्पेशल चीज़ें भी होती हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं है, जैसे कि मीडिएटर एंड क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ये भी ज़रूरी है। अभी मीडिएटर क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको मैं पहले स्ट्रेट करती हूँ। ये डीएनए का ही सीक्वेंस है, स्ट्रेट किया मैंने, देखिए ये है कोर, ठीक है, ये डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डन। फिर यहाँ पे है हमारा पॉलीमरेज एंड ये पॉलीमरेज का टेल, ठीक है। अब यहाँ पे रेगुलेटरी प्रमोटर, ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रमोटर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। रेगुलेटरी प्रमोटर के ऊपर कौन बाइंड करेगा? रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दो ही तरह के हैं, एक्टिवेटर या रिप्रेसर। लाइक सपोज यहाँ पे एक्टिवेटर्स बाइंड किए हैं क्योंकि हम ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, ऑन है, ये ऑन होगा अगर एक्टिवेटर बाइंड करेंगे। सो दीज आर एक्टिवेटर्स, क्योंकि रेगुलेटरी प्रमोटर से सिर्फ दो ही चीज़ें बाइंड कर सकती हैं, दो ही रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, एक्टिवेटर एंड प्रमोटर। एंड एक्टिवेटर जनरल नाम है, सबका अलग अलग एग्जाम्पल होता है, अलग अलग केस में अलग अलग टाइप के एक्टिवेटर होते हैं, मतलब टाइप नहीं, नाम होते हैं। यहाँ पे जनरल नाम दे दिया गया है एक्टिवेटर। सो ये है हमारा ये स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट में अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन ऐसा ना होके ये एक्चुअली में फोल्ड हो जाता है। डीएनए ऐसा डीएनए था, लेट्स कैसे दिखाऊं, ऐसा डीएनए था, ठीक है, ये फोल्ड हो जाता है ऐसे करके। तो ऐसा अगर है तो यहाँ पे कोर है, ऐसा दिखाते हैं, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे रेगुलेटरी है और ये जीन है जो कि ट्रांसक्राइब होगा। सो ये ना ऐसा होके अच्छे से ज़्यादा काम कर पाता है। सो यहाँ देख सकते हैं ये ओपन कॉम्प्लेक्स है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। कैसे पहचानेंगे? तो हमेशा याद रखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो है वो आगे पहुँचता है, जंप करके आगे आता है और फिर पॉलीमराइज करता है। अब ये फॉस्फोराइलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H फॉस्फोराइलेट करता है सीटीडी को। सीटीडी में हेप्टापेप्टाइड का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि 52 टाइम्स रिपीट हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, ये हो गए हमारे रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दूर में है। अच्छा, ये सिंबल का तो मतलब आपको पता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसे ऐसा दिखाया गया है। एंड यहाँ पे देखिए, ये है हमारे स्पेशलाइज्ड या रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिन्हें हमने एक्टिवेटर नाम दिया है। अब ये ऐसे फोल्ड हो गए तो इनके बीच में एक चीज़ आ गई है जिसको बोलते हैं मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, और इसकी वजह से ये एक्टिवेटर इंटरैक्ट कर पाएगा इसके साथ में एंड ट्रांसक्रिप्शन अच्छी तरह से होगा, ऑन होगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। उसके अलावा क्रोमैटिन मॉडलिंग एंजाइम्स भी हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो तो कॉइल्ड फॉर्म में है, उसे स्ट्रेट करना है, उस हिस्टोन से थोड़ा सा दूर करना है, हिस्टोन्स को लूज करना है, तभी ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। इसके लिए है क्रोमैटिन मॉडलर्स। और उसके बाद है हिस्टोन HAT, ये भी एक एंजाइम है, हिस्टोन एसिटाइलेशन HAT क्या था, कुछ दिमाग से निकल रहा है मेरे। तो HAT ये भी एक मॉडिफाइंग न्यूक्लियोसोम मॉडिफाइंग एंजाइम है। हिस्टोन एसिटाइलेशन पता नहीं क्या मेरे दिमाग से निकल रहा है, सॉरी। सो HAT ये भी एक एंजाइम है जो कि हिस्टोन्स को ही मॉडिफाई करता है, ठीक है, हिस्टोन को मॉडिफाई करता है। और ट्रांसफरेज हिस्टोन क्या हो रहा है, कुछ भूल रही हूँ मैं, हाँ। तो ये भी एक एंजाइम है जो कि हिस्टोन को मॉडिफाई करता है। क्रोमैटिन मॉडलर्स भी वही एंजाइम है जो कि हिस्टोन्स को मॉडिफाई करके डीएनए को थोड़ा लूज करके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, इस साल इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। देखिए, ये हमारा कोर प्रमोटर था, अब फॉस्फोराइलेट हो गया पॉलीमरेज, उसको छोड़ के आगे बढ़ गया, इलोंगेशन में एंटर किया। इलोंगेशन में एंटर करने के बाद में डीएनए आरएनए बनना स्टार्ट हुआ। फॉस्फोराइलेट जैसे हुआ, कहाँ पे फॉस्फोराइलेट हुआ और क्या हुआ, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये वो 7 अमीनो एसिड्स का चेन है यहाँ पे, फिनाइलएलानाइन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोलीन, सेरीन। तो ये देखिए, ये
हमारा अमीनो एसिड्स का 7 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। कहाँ पे फॉस्फोराइलेट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए फॉस्फोराइलेट कहीं भी नहीं हुआ है, सो प्री इनिशिएशन है। अभी तक सिर्फ सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड कर रहे हैं, इनिशिएशन शुरू नहीं हुआ है, इनिशिएशन नहीं हुआ है अभी भी ट्रांसक्रिप्शन का, है ना। अब उसके बाद में अभी तक तो इनिशिएशन ही नहीं हुआ है, तो प्रोसेसिंग के एंजाइम्स तो नहीं बाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग के एंजाइम्स भी CTD से बाइंड करते हैं। अब उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आ चुका है, फॉस्फोराइलेशन हो चुका है। कहाँ पे? 5th पोजीशन ऑफ सेरीन के। जैसे 5th पोजीशन ऑफ सेरीन फॉस्फोराइलेट हो गया है कि ये प्रमोटर को एस्केप करके आगे बढ़ा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होते ही प्रमोटर एस्केप हो जाता है। मतलब इस प्रमोटर एस्केप प्रोसेस तक सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, सारे आ चुके हैं, सब रेडी हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आ चुका है, उसने 5th पोजीशन के सेरीन को फॉस्फोराइलेट कर दिया है। फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से CTD में फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो गया है, ये वाला पिक्चर आ चुका है। ये आने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो है उसने कोर प्रमोटर का जो पूरा लिस्ट था, और कोर प्रमोटर पे आपको पता है कि ऐसे फोल्डेड फॉर्म में रेगुलेटरी प्रमोटर भी आ चुका है, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ गया, प्रमोटर एस्केप हो चुका है, RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ गया। पॉलीमरेज आगे बढ़ गया मतलब अब प्रोसेसिंग के एंजाइम्स जो हैं वो भी काम करना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ गया मतलब 10 RNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन चुका है, तभी वो आगे बढ़ा है। और उसके बाद में कैपिंग होनी ज़रूरी है, कैपिंग के एंजाइम्स काम करना स्टार्ट करेंगे। सो प्रमोटर एस्केप होते ही, इलॉन्गेशन में एंटर करते ही कैपिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटा सा RNA 35 के आसपास का न्यूक्लियोटाइड भी अगर ऐड हो चुका है RNA में, ऑलमोस्ट 35, कैपिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गया, कैपिंग हो रही है। अब सेकेंड पोजीशन का जो सेरीन है वो फॉस्फोराइलेट होना ज़रूरी है इलॉन्गेशन में एंटर करने के लिए। मतलब इनिशिएशन के बाद प्रमोटर को वहाँ से निकलना ज़रूरी है, निकला उसके बाद इलॉन्गेशन में एंटर करेगा। जैसे इलॉन्गेशन में एंटर करेगा कि स्प्लाइसिंग के एंजाइम्स काम करना स्टार्ट करेंगे। सो 5th पोजीशन में जैसे फॉस्फोराइलेट होगा, प्रमोटर एस्केप होगा, कैपिंग होगा। जैसे सेकेंड पोजीशन में फॉस्फोराइलेट होगा, इलॉन्गेशन होगा एंड स्प्लाइसिंग होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे कैपिंग का एंजाइम बाइंड कर गया, एंड ये कैपिंग का एंजाइम बाइंड है कहाँ पे? CTD पे। ये जंप करके किसके ऊपर आ जाएगा? टेल के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये कैपिंग का एंजाइम था ना, टेल के ऊपर था ना, सॉरी, कैपिंग का एंजाइम किसके ऊपर था? टेल के ऊपर था। लेकिन ये जंप करके किसके ऊपर आना ज़रूरी है? RNA के ऊपर। ये RNA है, अगर यहाँ नहीं आएगा तो कैपिंग कैसे होगा? कैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे सेकेंड पोजीशन का सेरीन फॉस्फोराइलेट होगा, इलॉन्गेशन में एंटर करेगा। देखिए बीच में गैप दिखा दिया गया है, मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुका है पॉलीमरेज, और फिर फॉस्फोराइलेट हो चुका है देखिए यहाँ पे। और ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग मशीनरी वो रिक्रूट हो गया है, या वो एक्टिवेट हो रहा है टेल पे, वो रेडी हो रहा है जंप करने के लिए RNA में। देखिए स्प्लाइसिंग होगी। अब स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या बाकी है? टेलिंग। तो उसके बाद में टेलिंग और क्लीवेज के एंजाइम्स आएंगे। मतलब पहले RNA को तोड़ के गिराया जाएगा, फिर उसका टेलिंग होगा। टर्मिनेशन नहीं होता है तभी ट्रांसक्रिप्शन का, पॉलीमरेज अभी भी कंटिन्यू करता है, छोटा नया RNA बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो RNA हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे काम का RNA का कैप था, कैपिंग हो चुकी है। जो अब RNA बनेगा, अब एंजाइम्स तो है ही नहीं कैपिंग के, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। और यूकैरियोट्स के केस में यही प्रॉब्लम है कि ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन तब नहीं होता है जब RNA टूटता है। इसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। इतना अभी समझ में आया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ टेल के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है, हम बात कर चुके हैं। 7 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, 52 टाइम्स रिपीट हुआ है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शुभश्री हेलो बेटा। अब इनिशिएशन हो गया, बहुत कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐड हो गए, फॉस्फोराइलेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब इलॉन्गेशन में एंटर किया। सो इलॉन्गेशन में एंटर करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, जैसे कि PTEFB, ठीक है। PTEFB क्या करता है? एंड टैट SF1। सो यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा। PTEFB, टैट SF1, ये 2 इलॉन्गेशन फैक्टर्स अभी हैं, आगे और भी हैं। तो PTEFB क्या है? इट इज़ ए काइनेज। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि काइनेज अगर है किसी का नाम, किसी के भी नाम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, किसी भी एंजाइम में अगर आप काइनेज वर्ड देखेंगे तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए, इसका काम है
फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना अपने सबस्ट्रेट से, ठीक है। और कैसे ये ऐड करेगा, ये एटीपी को यूज़ करेगा, उसको एडीपी एंड आईपी में कन्वर्ट करेगा एंड ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वो अपने सबस्ट्रेट के साथ में ऐड कराएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं various proteins are thought to stimulate elongation. One of these, the kinase PTEFB, is recruited to polymerase by transcriptional activators. So transcriptional activator कौन है? These are regulatory transcription factors. मैं already इस बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ. So activators PTEFB को recruit करते हैं. ये क्या करता है? यही serine residue को second position पे phosphorylate करता है of CTD, ठीक है. The phosphorylation event correlates with elongation. In addition, PTEFB phosphorylates and thereby activates SPT5. Finally, TAT-SF1 को भी ये phosphorylate करता है एंड ये सारी चीज़ें elongation में हेल्प करती हैं, ठीक है. आ गया समझ में. सो यहाँ देख सकते हैं ये वाले डायग्राम में पहले कहाँ हुआ है सेरीन, यहाँ पे ये सेरीन के किस पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में. देखिए यहाँ पे सेरीन का सेकंड पोजीशन में ये इलॉन्गेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना. ये इनिशिएशन में कौन फॉस्फोराइलेट करता था? जब स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आता था वो फॉस्फोराइलेट करता था टेल को. फॉस्फोराइलेट किया उसने टेल को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का काइनेज डोमेन यूज़ किया था हमने, है ना. टेल फॉस्फोराइलेट हुआ था, तब फॉस्फोराइलेट होने की वजह से वो पूरे जो ये वाला बंडल जो है इसमें से आगे बाहर निकला, वो आगे निकला. ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज आगे निकला. क्यों निकला? क्योंकि ये जो टेल है ये फॉस्फोराइलेट हो पाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की वजह से, इसके काइनेज की वजह से ये इस बंडल से आगे निकला. मतलब इनिशिएशन से, मतलब इनिशिएशन हो चुका है लेकिन इसमें से आगे निकला. किसकी वजह से? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के काइनेज डोमेन की वजह से. मतलब ये वाला काम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H करेगा. ये वाला सेरीन का फॉस्फोराइलेशन 5th पोजीशन में. प्रमोटर को एस्केप कर दिया, इनिशिएशन हो चुका है लेकिन वो बंडल से बाहर निकलना मुश्किल था. वो निकला फॉस्फोराइलेशन की वजह से. पॉलीमरेज का टेल फॉस्फोराइलेट हुआ किसकी वजह से? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की वजह से. अब 2H की वजह से वो फॉस्फोराइलेट तो हो गया, प्रमोटर को छोड़ के आगे बढ़ गया, इनिशिएशन को छोड़ के आगे बढ़ गया, इलॉन्गेशन में एंटर कर गया, ठीक है. अब वो इलॉन्गेशन में एंटर करने के लिए एस्केप तो किया, अब इलॉन्गेशन में आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H तो पीछे छूट चुका है. अब वो क्या करेगा? उसे फिर से फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत है. तब काम आएगा हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर, जो कि एक एक्टिवेटर ने रिक्रूट किया, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे. कौन? PTEFB रिक्रूटेड बाय वन एक्टिवेटर. कौन सा एक्टिवेटर? यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिवेटर्स. इन्होंने PTEFB को रिक्रूट किया एंड ये जो काम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H कर रहा था इस बंडल में जो काम, एक सेकेंड, इस बंडल में जो काम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H कर रहा था वो काम जब इससे आगे निकल जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2 इलॉन्गेशन करने के लिए, तब ये एक्टिवेटर एक और रिक्रूट कर देगा PTEFB. वो यही काम करेगा जो कि ये कर रहा था. इसने क्या किया? 5th पोजीशन के सेरीन को फॉस्फोराइलेट किया. इसने क्या किया? 2nd पोजीशन के सेरीन को फॉस्फोराइलेट किया एंड इलॉन्गेशन हुआ. देखिए इलॉन्गेशन, स्प्लाइसिंग, प्रमोटर एस्केप, कैपिंग. आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को. सो इलॉन्गेशन फैक्टर्स PTEFB जो कि एक काइनेज है, एक्टिवेटर ने रिक्रूट किया, उसने 5th पोजीशन पे सेरीन को फॉस्फोराइलेट किया, इलॉन्गेशन में हेल्प किया. इसने इसको भी रिक्रूट किया, इसको भी रिक्रूट किया. ये सारे इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं, इन्होंने इलॉन्गेशन में हेल्प किया. आई होप समझ में आ रहा है आपको. और एक इलॉन्गेशन फैक्टर है ELL जो कि इलॉन्गेशन में हेल्प करता है और बार बार एंजाइम को धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए. और है एक इलॉन्गेशन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S. ये भी एंजाइम के प्रोग्रेस को चेक करता रहता है ताकि वो कहीं पे हॉल्ट ना हो जाए, ठीक है. अब ये आपको पता ही है
कि इलांगेशन के लिए हिस्टोन्स के साथ में डील करना बहुत ज़रूरी है। सो ए फैक्टर विच इज़ कॉल्ड एज फैक्ट, ये इसकी ज़रूरत है। एंड फैक्ट जो है वो एक हेटेरोडाइमर है। spt16 एंड ssrp1 ये दोनों मिलकर हिस्टोन्स को मॉडिफाई कर करके आगे बढ़ाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। हिस्टोन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है यहाँ पे चेक करते हैं। आपको पता होगा कि हिस्टोन जो है वो है H2A, H2B, H3, H4। कितने हिस्टोन्स है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। सो H1 है हमारा क्लिप की तरह काम करता है, मतलब ये अगर ऑक्टामर 4 है और 4 इस तरह से 4 का कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर डीएनए रैप किया हुआ है। ये जो 4 का कॉम्बिनेशन है इस पे डीएनए जब रैप होता है, मतलब आप समझ लीजिए 4 और पीछे 4 है, इसके ऊपर डीएनए रैप करके आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे क्लिप की तरह काम करेगा H1। डन। ये जो ऑक्टामर है ये बनेगा H2A, H2B, H3 एंड H4 से। ये ऑक्टामर इन चारों से बनता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। H2A, H2B का डाइमर है। देखिए H2A, H2B का डाइमर होता है और H3, H4 का टेट्रामर होता है। मतलब H3, H4 जो है वो 2H3, 2H4 इस तरह से होता है। कैसे? H3, H3, H4, H4 हुआ ना, ये एक टेट्रामर। ठीक है, लेकिन H2A, H2B ये एक साथ रहते हैं, फिर H2A, H2B ये भी एक साथ रहते हैं। तो ये डाइमर हुई है नहीं, ये पहला डाइमर, ये दूसरा डाइमर। बात एक ही है, बस यही है कि यहाँ पे H3, H4 अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। यहाँ पे ये मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं H2A, H2B का डाइमर, H3, H4 का टेट्रामर। सिर्फ इतना ही है। ये सब हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं? तो H2A, H2B कॉम्बिनेशन में रहते हैं, H3, H4 बिखरे हुए रहते हैं, मतलब वो कॉम्बाइन नहीं रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं H3, H4 का टेट्रामर, H2A, H2B का डाइमर। ये देखिए ये ऑक्टामर है, ये डीएनए है। अब ये डीएनए यहाँ से निकलेगा ना, फिर और एक के साथ बाइंड करेगा, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड को सील किया जाएगा H1 की हेल्प से, ताकि खुल ना जाए डीएनए। ठीक है, अब ये हमारा था हिस्टोन। अब इसको ठीक किया जाएगा। कैसे ठीक करेंगे? यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। देखिए ये देखिए H2A, H2B का डाइमर जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, एंड H3, H4 का टेट्रामर। तो देखिए ये हिस्टोन है, यहाँ पे देखिए H1 इस तरह से इसको सेट करता है, और 2 प्रोटीन्स आएंगे जिसके बारे में मैंने बात की थी, क्या? spt16 एंड ssrp1। ये दोनों एक प्रोटीन है फैक्ट। फैक्ट क्या करता है? तो हिस्टोन्स को मॉडिफाई करता है या हिस्टोन्स को डील करता है और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। फैक्ट के ये दोनों सब यूनिट्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, तो ये फैक्ट क्या करता है, तो ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये आगे बढ़ेगा तो हिस्टोन को हटाया जा रहा है, मतलब हिस्टोन को तोड़ा जा रहा है और उसके पीछे हिस्टोन्स को वापस से रखा जा रहा है। क्या होता है ये फैक्ट करता क्या है? देखिए फैक्ट वर्क्स ड्यूरिंग इलोंगेशन अहेड ऑफ द ट्रांसक्राइबिंग आरएनए पॉलीमरेज, रिमूव्स 1 H1 H2A H2B डाइमर। मतलब ये देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है कि इन दोनों की वजह से एक डाइमर हट जाता है। यहाँ पे देखिए डाइमर हटा हुआ है, जिसकी वजह से ये लूज हो जाता है, डीएनए थोड़ा सा लूज हो जाता है एंड पॉलीमरेज वहाँ से ट्रैवल करता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। यहाँ देखिए ये तो आगे जा रहा है इसलिए ये निकला, लेकिन पॉलीमरेज के पीछे क्या होगा? निकलने के बाद वापस से उसको एंटर करा के इस ऑक्टामर को फिर से सील किया जाएगा। सो पॉलीमरेज के पीछे ऑक्टामर को ठीक किया जाता है, पॉलीमरेज के आगे ऑक्टामर को तोड़ा जाता है। H2A H2B को उस ऑक्टामर से निकाल के वो एरिया को थोड़ा ढीला करके ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ये चीज़ें इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। खाली याद रखेंगे GRE फैक्टर जो है ये एक फैक्टर है विच हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग। ठीक है, एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रैक्टिस कराए थे उस दिन। हम तो अभी रिवीजन कर रहे हैं, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, उसके बाद प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग को हम आज रात में 9 बजे कंप्लीट करेंगे।
आज रात में 9 बजे आपको कैपिंग और टेलिंग का वीडियो मिल जाएगा, या कैपिंग एंड टेलिंग का क्लास करेंगे। कैपिंग टेलिंग को अलग कर देंगे, स्प्लाइसिंग को अलग कर देंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, मैं ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ये बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ रहे हैं, स्प्लाइसिंग या प्रोसेसिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, रुकिए एक सेकेंड। ओके, हाँ मैं यहाँ पे बता देती हूँ अभी तक हमने क्या क्या देखा। सो हमने देखा इनिशिएशन क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन बाकी है हमारा, आरएनए पॉलीमरेज 2 का इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं, प्रमोटर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का डिफरेंट फंक्शंस देखा। फिर हमने देखा हिस्टोन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, देख सकते हैं मैं सारी स्लाइड्स को फॉरवर्ड कर रही हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि प्रूफ रीडिंग को मैंने नहीं बता, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। प्रूफ रीडिंग के लिए अगर देखा जाए तो प्रूफ रीडिंग में अगर कोई गलत आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड अगर गलत आ भी जाता है, तो पॉलीमरेज जो है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। एंड इसमें जीआरई फैक्टर जो है वो हेल्प करता है। एक सेकेंड, सो एडिटिंग के बारे में बात ही कर लेते हैं, अगर है तो देख ही लेते हैं। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, और मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इतना, उसका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करी थी, लेकिन बता देती हूँ। सो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, और इंपॉर्टेंस नहीं रखती मतलब नहीं कि प्रूफ रीडिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना रेप्लिकेशन में होता है, ठीक है। सो प्रूफ रीडिंग जो है वो 2 तरह से है। पहला टाइप का है पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग, और दूसरा है देखिए यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग में जीआरई फैक्टर्स नाम के फैक्टर्स है जो कि हेल्प करते हैं, प्रोटीन से जो कि हेल्प करते हैं। और ये फॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग में क्या होता है, अगर पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, उसने पीछे कोई एक गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, तो वो पीछे आएगा, उसको तोड़ के हटाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, द एंजाइम कैन देन इनकॉर्पोरेट अनदर राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो अगर वो गलती से कोई कर देता है तो उसको वापस से हटाता है। देखिए यहाँ पे, इन दिस द एंजाइम यूजेस इट्स एक्टिव साइट, जहाँ से वो पॉलीमराइज कर रहा है उसी को ही यूज़ करके वो काट के हटाने के लिए भी उसी को यूज़ करता है। बैक रिएक्शन होता है, सिंपल, वो पीछे जाता है और इनकरेक्टली इंसर्टेड राइबोन्यूक्लियोटाइड को वहाँ से हटा दिया जाता है। कैसे हटाता है, पीपीआई को ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे डीएनए में या आरएनए में है क्या, शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजेनियस बेस फॉस्फेट। समझ लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं 2 फॉस्फेट ऐड करा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, शुगर नाइट्रोजेनियस बेस एंड 3 फॉस्फेट। एंड आपको पता है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या ऐसा ही स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में होता है। ये ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं, ये मोनोफॉस्फेट होते हैं जो कि आरएनए या डीएनए में होते हैं। सो लेट्स सपोज आरएनए में एक गलती से उसने गलत राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया है पॉलीमरेज ने, वो पीछे जाएगा, 2 फॉस्फेट को ऐड कर देगा जो गलत है उसमें, और उसको काट के वापस से साइटोप्लाज्म में भेज देगा, नया ले आएगा, जिसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग कौन करता है, तो हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग इज स्टिमुलेटेड बाय जीआरई फैक्टर्स। और इसमें क्या होता है, तो इसमें अरेस्ट हो जाता है जो पॉलीमरेज जो है वो जब इलोंगेशन कर रहा है, गलत जैसे ही उसने ऐड कर दिया कि गलत ऐड करने के बाद या बीच बीच में पॉलीमरेज जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था TF2S ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S का फंक्शन ही है कि अगर पॉलीमरेज कहीं रुक गया तो उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग इज स्टिमुलेटेड बाय जीआरई फैक्टर्स विच बोथ एनहांस हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग एज वेल एज सर्व इलोंगेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। तो जीआरई फैक्टर्स क्या करते हैं, या हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मतलब प्रूफ रीडिंग का भी फंक्शन करते हैं, और इसके अलावा कहीं अरेस्ट हो जाता है तो उसको भी ठीक करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, और ये फंक्शन किसके साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S जो कि अरेस्ट को ठीक करता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग में सिंपल वो हाइड्रोलाइज करके उसको हटा दिया जाता है गलत न्यूक्लियोटाइड को, एंड वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 की वजह से नहीं होता है, यहाँ पे जीआरई फैक्टर्स की वजह से होता है, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 की वजह से होता है। और इसके अलावा और भी कुछ प्रोटीन्स है जिसको न्यूस प्रोटीन कहते हैं, जो कि और भी इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। न्यूस ए याद कीजिए प्रोकैरियोट में था, यहाँ पे न्यूस जी नाम का प्रोटीन है। सो ये ओवरऑल आइडिया है प्रूफ रीडिंग का, एंड ओवरऑल हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन का
इलॉन्गेशन तक पढ़ लिया है, टर्मिनेशन के बारे में देखना बाकी है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। सो टर्मिनेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, खाली स्लाइड ले लेती हूँ। सो सबसे पहले इनिशिएशन होगा, ठीक है, उसके बाद होगा प्रमोटर एस्केप, ठीक है, देन होगा एक्सक्यूज मी, इनिशिएशन होगा, प्रमोटर एस्केप होगा, ठीक है, इलॉन्गेशन, कैपिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग, ठीक है, आरएनए क्लीवेज, ठीक है, उसके बाद होगा टेलिंग, ठीक है, फिर होगा टर्मिनेशन। ये सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनिशिएशन, उसके बाद प्रमोटर एस्केप मैं समझा चुकी हूँ, इलॉन्गेशन समझा चुकी हूँ, कैपिंग समझेंगे। कैपिंग में सिंपल समझिए कि कैप लगाते हैं 35 न्यूक्लियोटाइड बनने के तुरंत बाद। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर से एक बार मैराथन सेशन में बता दूंगी। उसके बाद क्या होता है, तो आरएनए क्लीवेज। लेट्स गो टू दैट स्लाइड। ये जो आरएनए है, ये जैसे ही एक पॉइंट पे एंटर करता है, कहाँ पे, पॉलीएडिनाइलेशन एंड टेलिंग सिग्नल सीक्वेंस। एक्चुअली वो वाली स्लाइड पता नहीं क्यों यहाँ पे मिस है, क्योंकि मैं आपको बुक से ही पढ़ा, वॉटसन की बुक में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वॉटसन की बुक में वाली बस एक ही पिक्चर है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो यहाँ पे है वो वाला प्रोसेस, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सिर्फ एक ही स्लाइड है, आप पेज नंबर भी देख लेंगे उस वजह से कि कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ। जहाँ पे टर्मिनेशन के बारे में बताया गया है। एक्चुअली टर्मिनेशन जो होता है वो अभी मैं सीक्वेंस अभी जो बताई वही फॉलो करते हैं। टर्मिनेशन टेलिंग के बाद होता है। सो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये वाला स्लाइड मैंने अभी आपको बताया था। कैपिंग, एक्चुअली कैपिंग, टेलिंग, ये सारी चीज़ें हो गई थी ना। हाँ, ये वाले स्लाइड से टर्मिनेशन हम सीख जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे देखिए, टर्मिनेशन सीखने के लिए यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन के लिए याद रखना है कि टर्मिनेशन के लिए कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं होता है डीएनए में। डीएनए में एक सीक्वेंस आता है जिसको बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन या पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। तो जो मैंने अभी लिखा वहाँ पे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस, डीएनए में ये सिग्नल सीक्वेंस टुवर्ड्स द एंड होता है। जो रीजन आरएनए में आना ज़रूरी है उसके एंड में ये सीक्वेंस होता है, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस इन डीएनए, ठीक है। ये जैसे ट्रांसक्राइब हो जाता है आरएनए में, देखिए अभी तक सब कुछ हो चुका है। क्या क्या, इनिशिएशन, ठीक है, प्रमोटर एस्केप, ठीक है, इलॉन्गेशन, ठीक है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, ठीक है, आरएनए क्लीवेज, टेलिंग, टर्मिनेशन। सो अभी हमको पढ़ना है आरएनए क्लीवेज, टेलिंग और टर्मिनेशन। ये तीनों चीज़ें अभी हमको पढ़नी है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आरएनए का क्लीवेज होता है, मतलब जैसे आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है कि उसको तोड़ के वो आरएनए पॉलीमरेज से टूट के हटता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए क्लीवेज हो गया है, ये हट गया है, लेकिन पॉलीमरेज जो है वो अभी भी डीएनए से लगा हुआ रहता है और ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है। पॉलीमरेज अभी भी नहीं छोड़ा है डीएनए को, मतलब टर्मिनेशन नहीं हुआ है। देखिए आरएनए बन चुका है, टर्मिनेशन अभी भी नहीं हुआ है, पॉलीमरेज आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो टेलिंग क्लीवेज के बाद होगा, आरएनए टूट के गिर गया, अब यहाँ पे टेलिंग होगी, टेलिंग होगी और उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो डीएनए को तो छोड़ के नीचे गिर जाएगा एंड टर्मिनेशन होगा। सो देखते हैं यहाँ पे ये सीक्वेंस जैसे डीएनए में आ जाता है वो आरएनए में जैसे ट्रांसक्राइब हो जाता है कि टेलिंग के एंजाइम्स और क्लीवेज के एंजाइम्स जो कि टेल पे थे वो टूट के किस टेल पे, पॉलीमरेज के टेल पे, वो उतर के आ जाते हैं आरएनए के ऊपर। तो CSTF एंड CPSF ये 2 एंजाइम्स हैं जो कि टेलिंग एंड टर्मिनेशन, टेलिंग एंड क्लीवेज में हेल्प करेंगे। सो क्लीवेज के लिए हेल्प करेगा CSTF। जैसे ये सीक्वेंस आरएनए में आया कि CSTF और CPSF CTD टेल से कूद के डीएनए आरएनए के ऊपर आ गया। जैसे आरएनए के ऊपर आया कि CSTF जो है ये एंजाइम ने इसका क्लीवेज कर दिया, ये आरएनए को तोड़ के हटा दिया। देखिए आरएनए टूट गया, हट गया। अब आरएनए को तोड़ने के लिए CSTF का एंजाइम का ज़रूरत है।
आरएनए टूट गया, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ अभी भी टर्मिनेशन नहीं हुआ है, खाली आरएनए टूटा है। जैसे आरएनए टूट गया कि टेलिंग के एंजाइम सीपीएसएफ ये टेलिंग करेगा, टेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे, टेलिंग हो गया, लेकिन अभी भी टर्मिनेशन नहीं हुआ है। टर्मिनेशन करने के लिए दो थ्योरीज है, एक है टॉर्पेडो मॉडल और एक है एलोस्टेरिक मॉडल। ये वाला पहला है एलोस्टेरिक मॉडल, टॉर्पेडो मॉडल, ये है एलोस्टेरिक मॉडल। टॉर्पेडो मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एलोस्टेरिक। देखिए यहाँ पे कैप है, देखिए ये सीक्वेंस जैसे आरएनए में आया, देखिए यहाँ पे जैसे आरएनए में आया कि इस टेल से दोनों एंजाइम्स टूट के आ जाएंगे, उतर के आ जाएंगे, टेलिंग और क्लीवेज के एंजाइम्स। क्लीवेज के एंजाइम ने इसको क्लीव कर दिया, काट दिया, टेलिंग के एंजाइम ने टेल बना दिया, हमारा आरएनए बन गया, ये चला गया ट्रांसलेशन होने के लिए। लेकिन पॉलीमरेज अभी भी लगा हुआ है एंड ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए बन रहा है, लेकिन ये आरएनए का कैपिंग नहीं होगा क्योंकि कैपिंग का एंजाइम ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। बिना कैप का एंजाइम होने की वजह से या बिना कैप का आरएनए होने की वजह से ये आरएनए को आरएनएज खा जाता है। कौन सा आरएनएज? HXRN2। ये भी टेल के साथ ही पॉलीमरेज के साथ ही चल रहा था। देखिए पॉलीमरेज से कूद के ये जो अनकैप्ड आरएनए है, नया आरएनए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको खा जाएगा। जैसे खा जाएगा कि पॉलीमरेज को झटका लगेगा एंड वो डीएनए को छोड़ के चला जाएगा। ये है हमारा टॉर्पेडो मॉडल। ये एलोस्टेरिक मॉडल है, इसमें भी देखिए ये सीक्वेंस यहाँ आ गया, क्लीवेज हो गया, टेलिंग हो गया और नया आरएनए बना। ये नया आरएनए बनने के बाद में इसको झटका लगेगा, थोड़ी देर के बाद ये छोड़ के चला जाएगा एंड ये आरएनए गिर जाएगा। ये आरएनए की हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये ओवरऑल प्रोसेस था टर्मिनेशन का भी। और टर्मिनेशन के बाद में अब कैपिंग और टेलिंग जो है वो अलग वीडियो में एंड प्रोसेसिंग में आता है। कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। मैं स्प्लाइसिंग को अलग कर दूंगी, कैपिंग, टेलिंग को अलग से पढ़ लेंगे ताकि आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग हो जाए एक ही वीडियोस में। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 2 पार्ट है, आप वो देख लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट का 2 पार्ट है, वो भी आप देख लेंगे क्योंकि एक में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मुझे 2 पार्ट करना पड़ा। लेकिन आज की तरह ही मैं चाहती थी कि उसका भी एक ही पार्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए उसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन यूकैरियोट का आज मैंने एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। वैसे ही कैपिंग एंड टेलिंग एक पार्ट में होगा, अलग से होगा, प्रोसेसिंग अलग से। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वाला सेशन पूरा CSI नेट के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कोड है शेल K10। मैं ऐप पे क्लास लेती हूँ, स्पेशल क्लासेस, उसे अनलॉक करने के लिए यूज़ कीजिए क्योंकि वेडनेसडे को फिर से फेस्टिवल होने वाला है और वहाँ पे बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स को मैं लेके आऊँगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन को हिट कर दीजिए क्योंकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे किसी